नमस्ते बच्चों। कल मैंने आप लोगों को पार्ट 6 अल्बर्ट आइंस्टीन का कुछ भाग उसकी व्याख्या भेजी थी। आज उसका कुछ और भाग मैं आपको भेज रही हूँ। बस थोड़ा सा ही है, इसे भी आज के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक कल पढ़ा कि इस प्रकार आइंस्टीन के मस्तिष्क में अभूतपूर्व सिद्धांत जन्म लेने लगे। जादूगर की झोली की तरह आइंस्टीन के मस्तिष्क से नवीन और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सत्य निकलकर सामने आने लगे। सन 1905 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक पत्र में उनके कई लेख प्रकाशित हुए। यानी कि जो आइंस्टीन का मस्तिष्क था बच्चों, वे कभी भी प्रकृति को यह नहीं मानता था कि यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। वे हर एक में उसके गूढ़ रहस्य को जानना चाहते थे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। वे न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसको भी उन्होंने अंतिम नहीं माना, उस पर भी उन्होंने रिसर्च किया और उसमें उन्होंने लेख प्रकाशित किया। इसी तरह से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जो है कई लेख प्रकाशित अपने किए और अपनी बातों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा। कोई भी अंधविश्वास जो है उनको नहीं घेर पाता था, क्योंकि वो भौतिक शास्त्र संबंधित सिद्धांत भी उनके लिए जो अंतिम सत्य नहीं थे। किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये लेख संसार के वैज्ञानिक इतिहास में अपूर्व क्रांति लाने वाले साबित होंगे और इनको लेखकों के संसार में के महानतर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा देंगे। धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ। फिर तो सभी देशों के वैज्ञानिक आइंस्टीन के इन विचारों पर बहस करने लगे। 14 वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण ने उनके सिद्धांत की जांच करने का अवसर दिया तो उनके नाम को 4 चांद लग गए। यानी कि पहले ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण किस तरह से लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कि हम पहले नहीं जानते थे। लेकिन इसका जो है निष्कर्ष, इसका रिसर्च केवल किसने किया? आइंस्टीन ने किया कि जब सूर्य ग्रहण कब लगता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। वैसे वह कई वर्ष पूर्व ही असीम ब्रह्मांड के अनेक रहस्यमय बातों पर प्रकाश डाल चुके थे। अब आइंस्टीन अज्ञात वैज्ञानिक नहीं रह गए थे। उनके पास संसार के हर कोने से विश्वविद्यालयों के भाषण देने के लिए निमंत्रण पत्र आने लगे। सन 1906 में उन्होंने पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। सन 1909 में वह भौतिक के मूल सिद्धांतों के असाधारण आचार्य होकर ज्यूरिख गए। सन 1911 में वह प्राग के आचार्य नियुक्त हुए, पर सन 1912 में वह फिर ज्यूरिख लौट आए। सन 1914 में वह कैंसर संस्थान के निदेशक बन बर्लिन गए। आइंस्टीन केवल अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि सत्य के पुजारी, मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक और शांति के रक्षक भी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में से ही युद्ध का विरोध किया। उनकी विश्व प्रसिद्धि के कारण जर्मनी के युद्ध प्रिय सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत न कर सकी। हालांकि वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती थी, फिर भी जो है वो आइंस्टीन के कार्य को कभी भी नकार नहीं पाई।
क्योंकि आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो मानवता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, सत्य के पुजारी थे, साहसी थे और वो शांति के रक्षक थे। वे युद्ध के खिलाफ थे। वे कभी भी नहीं चाहते थे कि विश्व में कोई भी ऐसा युद्ध हो जिससे कि हमारे दुनिया तहस नहस हो या हमारी प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचे। उनके नए वैज्ञानिक कार्यों के लिए उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके सापेक्षता का सिद्धांत पर हजारों टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म बनी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। संसार के बड़े से बड़े आदमी आइंस्टीन से भेंट करने के उत्सुक रहते थे। आइंस्टीन रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलकर प्रसन्न हुए थे। सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। अमेरिका के प्रिंसटन शहर की इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अमेरिका में रहना तय किया और उपर्युक्त इंस्टीट्यूट में काम करने लगे। यहीं उन्होंने अपना घर बसा लिया। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ खाली समय में वह स्वतंत्र रूप से अनुसंधान भी करते थे। बाद में वह अमेरिका के नागरिक बन गए। जब आइंस्टीन को मालूम हुआ कि हिटलर की सरकार परमाणु बम पर परीक्षण कर रही है, तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें राष्ट्रपति का ध्यान इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की ओर आकर्षित किया। फिर भी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया। आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराने की खबर सुनी तो वह कराह उठे और बोले, दुनिया इसके लायक नहीं है। इसके बाद आइंस्टीन परमाणु बमों को गैर कानूनी बना देने के लिए अपनी आवाज उठाते रहे। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई। बच्चों, इन्होंने परमाणु बम को बनाया तो जरूर, उसका प्रादुर्भाव इन्होंने ही किया, लेकिन जब इसका दुरुपयोग हुआ, उन्होंने विश्व के उपयोग के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य ने जो है इसका दुरुपयोग जब करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने कहा कि यह दुनिया इसके लायक नहीं है और वे गैर कानूनी तौर पर इसकी आवाज उठाते रहे, लेकिन इसको जो है किसी ने भी सहमति नहीं दी, क्योंकि हर देश जो है वो अपने लिए चाह रहा था कि हम दुनिया के एक बेताज बादशाह बने। और इसी के तहत जो है जापान में हिरोशिमा पर जो है 1945 में अणु बम गिरा और उसकी त्रासदी आज भी वहाँ के रहने वाले लोगों पर दिख जाती है। जापान एकदम धराशायी हो गया था उस समय। बहुत दिनों तक वह इससे उबर भी नहीं पाया था। बच्चों, ये जो पाठ है आपका, ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसका शब्दार्थ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। धन्यवाद।